जैसे ही वह आगे बढ़ने ही वाला था, काले कपड़ों में खड़े आदमी ने अचानक बोलकर उसे रोक लिया। होल्ड ऑन। आदेश मिलते ही फिन ने तुरंत अपना कदम रोक लिया और बिना किसी सवाल के पीछे हट गया। हालांकि उसने रोनन के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसे अपने बॉस का फैसला समझ नहीं आया। वह मुड़ा और काले चोगे वाले आदमी से बोला, सर, रोनन ने हमारे साथ बट्रेयल किया है। आप उसे मारने का ऑर्डर क्यों नहीं देते? काले चोगे वाले आदमी ने धीमी, ठंडी और बर्फ जैसी आवाज में कहा, उसके पास उतनी कैपेबिलिटी हाई नहीं है। रोनन ने हाथ उठाकर काले कपड़ों वाले आदमी को सलूट किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, सर, आप वाकई अपने रेप्यूटेशन पर खरे उतरते हैं। इम्प्रेसिव। काले चोगे वाले आदमी ने रोनन को पूरी तरह इग्नोर किया और फिन से कहा, इससे ल जाओ। रोनन को घसीटकर ले जाने के बाद फिन वापस काले चोगे वाले आदमी के पास आ गया। सर, आपको क्यों लगता है कि रोनन ने हमें बट्रे नहीं किया? वो उतना केपेबल हाई नहीं है। काले चोगे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसे अच्छे से पता था कि वह एक्सपेरिमेंट कितना मुश्किल था। रोनन के बस की बात ही नहीं थी कि वह डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सके। इसलिए जिसने भी ये किया, वह रोनन नहीं हो सकता था। वह सिर्फ रोनन की एबिलिटीज ही नहीं जानता था, बल्कि कैथरीन की काबिलियत और उसके काम करने के तरीके को भी बहुत अच्छी तरह समझता था। कैथरीन अपने काम में बेहद मेटिक्यूलस थी। उसे सबसे बेहतर पता था कि कैथरीन कंप्यूटर में दो अलग अलग सेट्स ऑफ डेटा अरेंज कर सकती है। रोनन ज्यादा से ज्यादा एक कॉपी ही चुरा सकता था। दूसरी कॉपी कैथरीन की आखिरी इंश्योरेंस थी, अपनी जान बचाने का तरीका। यही था कैथरीन का स्टाइल। वह जानता था कि कैथरीन इस दुनिया में किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करती। फिन को रोनन कभी पसंद नहीं आया। उसके हिसाब से अगर रोनन न होता, तो ग्रेसन कभी बट्रे नहीं करता। हालांकि वह ग्रेसन के पास भेजा गया एक स्पाई था, फिर भी सालों में ग्रेसन ने उसके साथ जो काइंडनेस दिखाई थी, वो फिन कभी नहीं भूल पाया। वह भी उसको बट्रे नहीं कर सकता था, लेकिन रोनन से नफरत करना तो बिल्कुल कर सकता था। सर, जब रोनन अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसे खत्म क्यों ना कर दें? फालतू झंझट भी खत्म हो जाएगा। काले चोगे वाले आदमी ने हल्का सा सिर घुमाया और फिन की तरफ एक ठंडी नजर डाली। फिन की तो जैसे जान ही निकल गई। वह तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा और डरते हुए माफी मांगने लगा। उसकी छोटी मोटी चालें काले कपड़ों वाले आदमी को धोखा नहीं दे सकती थीं। लेकिन फिलहाल वह उसे सजा देने के मूड में भी नहीं था। मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे उसे माफी मिल गई हो, फिन ने सिर झुकाया और पीछे हटते हुए वहां से चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बस सीधी उस डॉम बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी जहां कैथरीन रहती थी। बस रुकते ही कैथरीन ने आंखें खोल दी। मार्शल उसे जगाने ही वाला था, लेकिन कैथरीन ने मौका ही नहीं दिया। हम पहुंच गए। हाँ, कैथरीन, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। जाओ, आराम करो, अच्छी नींद लो, कल बात करेंगे। मार्शल को उस पर सच में तरस आ रहा था, वह उस पर और दबाव नहीं डालना चाहता था। कैथरीन ने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि गाड़ी सच में डॉम बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़ी थी। उसने शालीनता से अर्टन का धन्यवाद किया। उसके परमिशन के बिना स्टाइल यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी अंदर आने ही नहीं देता। थैंक्स, मिस्टर फैरल, कोई बात नहीं। मार्शल ने जैसा कहा है, वैसे ही आराम करो, अर्टन ने जवाब दिया। कैथरीन ने सिर हिलाया, दोनों को गुड बाय कहा और गाड़ी से उतर गई। वह अभी गाड़ी से उतरी ही थी कि उसने थोड़ी दूर ब्रैंडन को खड़े देखा, जो उसका इंतजार कर रहा था। पहले वह ऊपर जाने वाली थी, लेकिन फिर मुड़ी और ब्रैंडन की तरफ चल दी। तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? कैथरीन ने पूछा। मैं सर्टिफिकेशन मीटिंग के बाद तुम्हें पिक करने वाला था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि तुम पहले ही निकल चुकी हो, ब्रैंडन ने कहा। एक्सीडेंट की वजह से वेरिफिकेशन प्रोसेस ठीक से हुआ ही नहीं, इसलिए वे उम्मीद से कहीं जल्दी बाहर आ गए थे। कैथरीन ने ब्रैंडन को नहीं बताया कि पिछली बार वह ब्रेक लेने गई थी। खबर मिलते ही ब्रैंडन ने अंदाजा लगा लिया था कि कैथरीन कैंपस लौटेगी, इसलिए वह सीधे कैंपस आ गया।
उसकी कार बस से कहीं ज्यादा तेज थी, इसलिए वह कैथरीन से पहले ही पहुंच गया। कैथरीन ने लीक्ड एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि ब्रैंडन को सब पता होगा। ब्रैंडन ने भी कुछ नहीं पूछा। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और उसे अपार्टमेंट की तरफ ले गया। चलो, वापस चलते हैं। थोड़ा आराम कर लो। बस में सो लेने की वजह से कैथरीन काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। ओके, आफ्टरनून में मैं ज़ोबा से मिलने जाऊंगी। ऑलराइट, ब्रैंडन ने तुरंत हामी भर दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जल्द ही कैथरीन के सर्टिफिकेशन वाले मामले की खबर उनके सर्कल में फैल गई। यह सुनते ही ज़ोबा गुस्से से फट पड़ी, जैसे दुश्मनों से लड़ने निकल पड़ेगी। बास्टर्ड्स, कैथरीन का एक्सपेरिमेंट चुराने की हिम्मत कैसे हुई? ट्रबल मांग रहे हैं क्या? अगर आज मैंने उस थीफ को नहीं पकड़ा तो मेरा नाम ज़ोबा नहीं। उसे जाते देख विदॉल और पैक्सटन तुरंत उठे और उसे रोक लिया। पैक्सटन किसी और काम से ज़ोबा के पास आया था और संयोग से यह खबर सुन ली। काम डाउन, ज़ोबा ने पैक्सटन को धक्का दिया और गुस्से से घूरते हुए बोली। काम कैसे रहूं? वो लोग कैथरीन को बुली कर रहे हैं। काम कैसे रहूं? वो इतनी गुस्से में थी कि पैक्सटन उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। उसने ज़ोबा को रोका और ऐसा सवाल पूछा जिसका उसके पास जवाब नहीं था। क्या तुमने कभी सोचा है कि मिस स्वॉन के कंप्यूटर से बिना पकड़े गए डेटा चुराना कितना मुश्किल है? ऐसा कौन कर सकता है? ज़ोबा पूरी तरह स्टन्ड रह गई। सब जानते थे कि कंप्यूटर्स में कैथरीन कितनी स्ट्रॉन्ग है। कैथरीन के कंप्यूटर को हैक करना माउंट एवरेस्ट चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था, और बिना ट्रेस छोड़े डेटा निकालना लगभग नामुमकिन। क्या प्रोफेसर विंस्टन वॉर्नर ने कैथरीन के सिक्योरिटी सेटिंग्स समझ लिए होंगे? ज़ोबा ने पूछा। ना, विदॉल ने तुरंत इस अंदाजे को खारिज कर दिया। प्रोफेसर विंस्टन वॉर्नर कंप्यूटर्स में माहिर जरूर हैं, लेकिन कैथरीन के सिस्टम से बिना पकड़े डेटा चुराना वो भी नहीं कर सकते। अगर विंस्टन नहीं, तो फिर कौन? मेरे दिमाग में और कोई नाम नहीं आ रहा, ज़ोबा बोली। क्या ये मुमकिन है कि कल्प्रिट कोई ऐसा हो जिसे कैथरीन जानती हो? पैक्सटन ने अचानक अपनी राय रखी। सिर्फ वही लोग कैथरीन की हैबिट्स जानते थे। उन्हीं हैबिट्स के आधार पर उसके बनाए सिक्योरिटी लॉक्स क्रैक किए जा सकते थे। उस इंसान को न सिर्फ कैथरीन को समझना पड़ता, बल्कि कंप्यूटर स्किल्स में भी बेहद टॉप लेवल होना चाहिए था, एक टॉप नॉच हैकर। पैक्सटन की इस बात से उनका सर्च एरिया अचानक बहुत छोटा हो गया। विदॉल और ज़ोबा के दिमाग में एक ही चेहरा उभर आया। ज़ोबा ने जोर जोर से सिर हिलाया, जैसे उस ख्याल को झटक देना चाहती हो। नो वे, वो नहीं हो सकता। विदॉल की भौहें तंग गईं, उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी झलक रही थी। पैक्सटन उनसे अलग था, वो अब लगभग शो हो चुका था। ज़ोबा को अब भी न मानते देख, उसने सीधे सवाल कर दिया। तुम्हें क्यों लगता है कि रोनन नहीं हो सकता? वो कभी कैथरीन को बट्रे नहीं करेगा। रोनन को कैथरीन ने खुद पाला है। वो उसके लिए छोटे भाई जैसा है। ज़ोबा किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं थी कि रोनन ऐसा कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में शायद नहीं करता, पैक्सटन ने गंभीरता से कहा। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि वो कितने समय से पकड़ा हुआ है? उस दौरान उसे कैसी टॉर्चर और ब्रूटल इंटेरोगेशन झेलनी पड़ रही होगी। पैक्सटन इंसानी नेचर को बहुत अच्छे से समझता था। सबसे सख्त लोग भी उसकी नरमी और लोहे जैसे तरीकों के सामने झुक जाते थे। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि रोनन उस भयानक टॉर्चर को सह पाएगा। पैक्सटन की बातों ने वहां मौजूद सबको चुप करा दिया। जो उसने कहा, वो बिल्कुल सही था। रोनन को बहुत लंबे समय तक हिरासत में रखा गया था। इस दौरान क्या हुआ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता था। ज़ोबा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। अगर सच में ये सब रोनन ने किया था, तो उसे नहीं पता था कि उसे दोष दे या नहीं। आखिरकार, वो इतने लंबे समय तक दूसरी पार्टी का बंधक रहा था। अगर रोनन ने सच में अमानवीय यातनाएं नहीं झेली होती, तो ज़ोबा को यकीन ही नहीं होता कि वो कैथरीन के साथ धोखा कर सकता है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी और सब एकदम सतर्क हो गए।
पैक्सटन ने दोनों की तरफ देखा और खुद आगे बढ़कर बोला, मैं दरवाजा खोलता हूँ। बाकी लोग एक दूसरे को देखकर चुपचाप सहमत हो गए। दरवाजा खोलते समय पैक्सटन थोड़ा सतर्क था, लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़े लोगों को देखा, उसका रवैया तुरंत बदल गया। वो सीधा हो गया और बहुत सम्मान से बोला, सर, मिस स्वॉन, आप लोग यहाँ कैसे? कैथरीन को यहाँ पैक्सटन को देखकर हैरानी हुई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, आंखों में हल्की सी चौंक। हालात समझते ही पैक्सटन ने जल्दी से सफाई दी, मिस स्वॉन, मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ। कैथरीन के पीछे खड़े ब्रैंडन ने कहा, अंदर चलकर बात करते हैं। पैक्सटन पीछे हटा और कैथरीन व ब्रैंडन के लिए रास्ता बना दिया। जैसे ही ज़ॉबर को पता चला कि कैथरीन आ गई है, वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधे उसकी तरफ दौड़ी। अगर ब्रैंडन वहां नहीं होता, तो वो सीधा कैथरीन से लिपट जाती। कैथरीन, तुम आ ही गई, आखिरकार। कैथरीन ने भौहें उठाई, ज़ॉबर को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मिस किया मुझे। ज़ॉबर ने देखा कि कैथरीन ठीक लग रही है, तो उसकी जान में जान आई। कैथरीन, इस बार एक्सपेरिमेंट लीक का क्या चक्कर है? और क्या? कैथरीन ने लापरवाही से कहा, किसी ने मेरा कंप्यूटर हैक किया और डेटा चुरा लिया। उसका लहजा ऐसा था जैसे उसे जरा भी फर्क न पड़ा हो। ज़ॉबर ने होंठ दबा लिए। वो झिझक रही थी। कहना सही है या नहीं, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन न कहे तो और भी बुरा लग रहा था। विदोल ने हल्की सी आह भरी, सीने पर हाथ बांधे और बोला, जो कहना है, कह दो। बात हो चुकी है, अब किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही होगा। विदोल की बात सुनकर ज़ॉबर ने हिम्मत जुटाई। कैथरीन, दुनिया में ऐसे हैकर्स बहुत कम हैं जो तुम्हारे लेवल के हों। और खासकर कोई ऐसा, जो तुम्हें पता भी न चलने दे और सीधे डेटा चुरा ले, है ना? कैथरीन ने उसे तिरछी नजर से देखा और धीमे से कहा, तुम रोनन पर शक कर रही हो। उसकी ठंडी आवाज सबके दिल में उतर गई। ज़ॉबर ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन सच यही था। वही उसके दिल में था। सोचने पर, उसे भी यही लगा कि ये काम सिर्फ रोनन ही कर सकता है। कैथरीन, मैं। ज़ॉबर का चेहरा उलझन से भर गया। वो कैथरीन और रोनन के रिश्ते को समझती थी। उसे डर था कि उसकी बात कैथरीन को चोट पहुंचा देगी। अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं, कैथरीन ने सीधे कहा, शायद ये रोनन ने ही किया है। ज़ॉबर को शक तो था, लेकिन जब ये बात कैथरीन के मुंह से निकली, तो उसका वजन ही अलग था। उसकी नज़र में कैथरीन किसी अथॉरिटी से कम नहीं थी। वो कभी अधूरी या अस्पष्ट बात नहीं करती थी। उसका ऐसा कहना मतलब साफ कॉन्फर्मेशन था। कैथरीन, तुम्हें सच में यकीन है कि वो रोनन ही है? ज़ॉबर ने पूछा। हाँ। कैथरीन ने सिर हिलाया। जब सब यहाँ हैं, तो मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ। उसे वापस ले आओ, मैं उससे खुद पूछूंगी। इतना कहते ही ज़ॉबर के फोन पर एक मैसेज आ गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, कैथरीन, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? सामने वाला इतना ताकतवर था कि इतनी देर ढूंढने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला था। कैथरीन ने बिल्कुल इमोशनलेस चेहरे के साथ जवाब दिया, लैब को अभी भी मेरी जरूरत है। ज़ॉबर जानती थी कि कैथरीन ने सामने वाली पार्टी से वादा किया था कि 3 दिन में एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट बदलकर सिमिलैरिटी रेट कम करेगी। 3 दिन में ये नामुमकिन था, फिर भी कैथरीन ने हाँ कर दी थी। ठीक है, कैथरीन, तुम काम पर ध्यान दो। हम रोनन को ढूंढ लेंगे, ज़ॉबर ने कहा। कैथरीन का फैसला सुनकर ब्रैंडन ने पैक्सटन की तरफ देखा। पैक्सटन तुरंत समझ गया और ज़ॉबर के साथ बाहर निकल गया। सबके जाने के बाद ब्रैंडन आगे बढ़ा और हल्के से कैथरीन के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, रोनन जल्दी वापस आ जाएगा। कैथरीन ने शांति से सिर हिला दिया। चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। ये देखकर ब्रैंडन थोड़ा उलझ गया। रोनन के गायब होने पर कैथरीन कुछ ज्यादा ही काम थी, जैसे उसे फर्क ही न पड़ता हो। हालांकि मन में सवाल थे, लेकिन ब्रैंडन ने और कुरेदना ठीक नहीं समझा। उसे भरोसा था कि कैथरीन के पास अपनी कोई प्लान जरूर होगी। उधर एक अंधेरे कमरे में रोनन गहरी नींद में सो रहा था। अचानक दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। रोनन हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे गिर पड़ा।
डैम, दरवाजा खटखटाना नहीं आता क्या? फिन कुछ लोगों के साथ दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। जल्दी चलो, हमारे साथ। फिन की उतावली के सामने रोनन काफी रिलैक्स्ड लग रहा था। वो आराम से उठा। फिर से जगह बदल रहे हैं क्या? फिन ने जवाब नहीं दिया, बस चिल्लाया, जल्दी करो, मुझे जबरदस्ती मत करवाओ। इतनी जल्दी क्यों? रोनन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। कहीं ज़ौबा के लोग तो नहीं आ गए? कुछ ही देर में वे नीचे पहुंच गए। बाहर लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। रोनन का चेहरा सख्त हो गया। उसने घबराकर फिन की तरफ देखा। ज़ौबा आ गई। उसकी बेचैनी देखकर फिन और भड़क गया। आ भी गई तो क्या? भागने की कोशिश की तो सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। रोनन ने फिन को जवाब नहीं दिया, बस पूछा, का कहाँ है? क्यों पूछ रहा है? फिन ने शक की नजर से देखा। भागने का इरादा है क्या? बकवास बंद करो। रोनन का लहजा सख्त हो गया। बस बता दो। उसका रवैया इतना दबदबे वाला था कि फिन घबरा गया और जगह बता दी। अगले ही पल रोनन भाग पड़ा। फिन उसके पीछे दौड़ा। डर था कि कहीं वो सच में भाग न जाए। का तक पहुंचकर रोनन रुका। उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, फिन के बैठने का इंतजार किया। जैसे ही फिन अंदर बैठा, रोनन ने गाड़ी भगा दी। फिन हैरान रह गया। वो उसके बगल में एक बेवकूफ की तरह बैठा था। डैम, फिर से चूक गए। रोनन का पता न लगने पर ज़ौबा बुरी तरह गुस्से में थी। पैक्सटन को वहां की सर्वेलेंस मिल गई थी। रोनन और फिन इतनी जल्दी में निकले थे कि उसे नष्ट करने का वक्त भी नहीं मिला। पैक्सटन ने फुटेज ज़ौबा को दी और इशारे से देखने को कहा। ज़ौबा अब भी उलझन में थी। मुझसे ये क्यों देखवा रहे हो? मुझे एक फिगर दिखी जो रोनन जैसी लगी, पैक्सटन बोला। इसलिए फुटेज चेक की। तुम खुद देख लो। पैक्सटन की बात सुनकर ज़ौबा को अजीब लगा। उसने ध्यान से मॉनिटर देखा। जैसे ही उसने फुटेज में रोनन को पागलों की तरह दौड़ते देखा, वो गाली दिए बिना नहीं रह पाई। ये बास्टर्ड गाड़ी से भी तेज भाग रहा है। हम उसे बचाने आए थे और ये खुद भाग गया। क्या इसे कुछ गिल्ट है? नहीं तो भाग क्यों रहा है? ज़ौबा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। पहले उसे लगा था कि रोनन पर जुल्म हुए होंगे, इसलिए उसने धोखा दिया होगा। लेकिन अभी जो उसने देखा, उससे साफ था उसकी मूवमेंट्स तेज थीं, शरीर पर कोई जख्म नहीं था। उल्टा वो थोड़ा हेल्दी भी लग रहा था। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई अब्यूज हुआ हो। अगर रोनन ने पैसों के लिए कैथरीन से बट्रेयल किया था, तो उसे खत्म करने वाली पहली इंसान ज़ौबा ही होती। फिन के आगे आगे रोनन नए बेस तक पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही रोनन ने खुद ही हाथ उठाए और फिन से कहा कि वो उसे हथकड़ी लगा दे। लेकिन फिन ने कुछ नहीं किया। वो बस ठंडी नजर से रोनन को ऊपर से नीचे तक देखता रहा, जैसे उसे परख रहा हो। रोनन ने हल्की सी हंसी उड़ाई और सीधे फिन की आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे लॉक नहीं करोगे? डर नहीं लगता कि मैं भाग जाऊंगा? फिन ने आंखें घुमाई और बेरुखी से कहा, अभी तुम्हारे पास भागने के अनगिनत मौके थे। तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और अब बेस पहुंचकर भागने की बात कर रहे हो। मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या खुद को? इस बात का रोनन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस चुपचाप फिन की तरफ इशारा किया। फिन ने जेब से एक सिगरेट निकाली और रोनन को दे दी। रोनन ने एक कश लिया, लेकिन तुरंत ही खांस पड़ा। उसे इस हाल में देखकर फिन ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर स्मोक नहीं कर सकते, तो दूसरों की नकल मत किया करो। आखिर में खुद ही तकलीफ होती है। रोनन ने आज की तरह पलटकर जवाब नहीं दिया। वो बस दूर आते जाते रास्ते की तरफ देखता रहा और कैजुअल अंदाज में बोला, ऐसा नहीं है कि मैं स्मोक नहीं कर सकता। बस बहुत समय हो गया। शायद 10 साल। तब मैं जवान और बेवकूफ था। रोज छुप छुप कर पीता था। फिर कैथरीन ने पकड़ लिया। पता है उसने मेरे साथ क्या किया? रोनन के मुंह से कैथरीन का नाम सुनते ही फिन की क्यूरियोसिटी जाग गई। क्या किया? रोनन हल्की मुस्कान के साथ बोला, उसने मुझे एक साथ पूरा सिगरेट पैक पीने पर मजबूर कर दिया। सीधा फारेंजाइटिस हो गया।
गला 3 दिन तक सूजा रहा। ऊपर से रोज हॉट और स्पाइसी बारबेक्यू रख देती थी। वो दर्द मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तब से मैंने स्मोक नहीं की। फिन साफ देख सकता था। कैथरीन का नाम आते ही रोनन की आंखों में अलग सी चमक आ जाती थी। उसे सच में कैथरीन की बहुत याद आती है, फिन ने सोचा। लेकिन फिर भी जब ज़ोबा आई थी, तब ये पहले ही क्यों नहीं चला गया? वो खुद को रोक नहीं पाया। तो फिर ज़ोबा के आने पर तुम मेरे साथ क्यों चले आए? फिन का सवाल रोनन को चुप करा गया। कुछ सेकंड बाद रोनन ने लंबी सांस ली और धीमे से कहा, शायद गिल्ट की वजह से। मैंने कभी कैथरीन से बट्रेयल करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए करना पड़ा। जो लोग हेल से निकल कर आते हैं, वो जानते हैं कि लाइफ से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। इतना कहकर रोनन उठ खड़ा हुआ और अकेले ही वापस सेल की तरफ चला गया। ब्लैक रोब वाले आदमी के सामने सरेंडर करने के बाद उसकी हालत बेहतर तो हुई थी, लेकिन आज़ादी अब भी दूर थी। रोनन की अकेली पीठ को देखते हुए फिन की सोच बदलने लगी। पहले उसे लगता था कि रोनन सिर्फ नाटक कर रहा है। ऊपर से ग्रेसन की मुसीबतों की वजह भी रोनन ही था, इसलिए वो उससे नफरत करता था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि रोनन शायद सच बोल रहा था। अगर थोड़ी देर पहले कैथरीन के लिए उसकी नफरत फेक लग रही थी, तो उसकी लॉन्गिंग बिल्कुल फेक नहीं थी। उसकी आंखें बहुत सच्ची थीं। और रोनन की वो बात कि हेल से निकलने वाले लोग लाइफ की कीमत जानते हैं, फिन उस पर यकीन करता था। क्योंकि वो खुद भी उन्हीं में से एक था। पैक्सटन ने बेस की तलाशी के बाद न सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ा, बल्कि वो सब चीजें भी इकट्ठा कर ली जो सामने वाली पार्टी छोड़कर भाग गई थी। ज़ोबा सर्वेलेंस वीडियो लेकर सीधे कैथरीन के पास पहुंची। उसने फोन कैथरीन की तरफ बढ़ाया। कैथरीन, जल्दी देखो। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह धोखा दिया हो। उसकी बेचैनी देखकर कैथरीन ने वीडियो खोलकर देखा। ये दूसरी बार था जब ज़ोबा वही फुटेज देख रही थी, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी काबू में नहीं था। कैथरीन, इस बास्टर्ड रोनन को देखो। सच में मेरा दिमाग खराब कर रहा है। वीडियो देखने के बाद कैथरीन ने फोन वापस ज़ोबा को दे दिया। ज़ोबा को उम्मीद थी कि कैथरीन गुस्सा करेगी, लेकिन कैथरीन का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, ना कोई रिएक्शन, ना कोई इमोशन। ज़ोबा से ये देखा नहीं गया। वो जानती थी कि कैथरीन नॉर्मली बहुत चिल रहती है, ज्यादातर चीजों की परवाह नहीं करती। लेकिन बट्रेयल जैसी बात पर भी ऐसा रिएक्शन, ये बहुत अजीब था। कैथरीन, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? ज़ोबा ने तैश में पूछा। कैथरीन ने ठंडी नजर से उसे देखा। क्यों आना चाहिए? ज़ोबा पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें बट्रेयल सबसे ज्यादा नापसंद है ना? फिर भी तुम इतनी काम क्यों हो? हमें उस ट्रेटर को पकड़कर सबक नहीं सिखाना चाहिए। कैथरीन ने बस इतना कहा और पलटकर चली गई। ज़ोबा वहीं खड़ी रह गई, वो गुस्से में पैर पटकने लगी। ये कैसा रिएक्शन है? बस ऐसे ही चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कैथरीन वापस नहीं आई, तो ज़ोबा को अकेले ही निकलना पड़ा। लैब से बाहर निकलते ही उसकी टक्कर रायलन से हो गई। रायलन ने खुद आगे बढ़कर कहा, हेलो, ज़ोबा। ज़ोबा ने मुड़कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैथरीन के लिए आए हो? रायलन ने सिर हिलाया। हाँ, आज रात उसका एक्सपेरिमेंट खत्म होने का इंतजार करूंगा, फिर उसके साथ डिनर करूंगा। ज़ोबा उसकी फीलिंग्स समझ गई। आखिर कैथरीन जैसी इंसान को कौन परस्यू नहीं करना चाहेगा? उसके कई सूटर्स होना बिल्कुल नॉर्मल था। ओके, लेकिन कैथरीन शायद फ्री ना हो, ज़ोबा ने कहा। मैं भी उसे ढूंढती रहती हूँ, लेकिन वो हमेशा बिजी रहती है। ये सुनकर रायलन हल्का सा हंसा। तो तुम लोग बस इसलिए नाराज हो क्योंकि कैथरीन तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही। रोनन की वजह से ज़ोबा पहले से ही उबल रही थी। उसका गुस्सा छुपा नहीं रह सका। सब रोनन की वजह से है, उसने झल्ला कर कहा। कभी सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा ट्रेटर निकलेगा। वो कैथरीन का दिल तोड़ रहा है। ज़ोबा के हिसाब से कैथरीन गुस्से में थी,
इसलिए बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने उस इंसान से धोखा खाया था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। रोनन ने कैथरीन को धोखा दिया। रायलन ने भौहें सिकोड़ ली, चेहरे पर शक साफ था। गुस्से में आकर ज़ोबा कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। उसे एहसास हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा कह रही है। आखिर रायलन कोई बहुत करीबी नहीं था। वो तुरंत संभल गई। कुछ नहीं, मुझे अभी काम है, मैं चलती हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स थी, ज़ोबा नहीं चाहती थी कि कोई आउटसाइडर उन्हें जाने। वो जल्दी से बहाना बनाकर चली गई। रायलन वहीं खड़ा रहा, लैब की तरफ देखते हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रोनन ने कैथरीन से बट्रेयल किया है। इंटरेस्टिंग। अमीलिया लैब में दाखिल हुई तो उसने देखा कि कैथरीन एक तरफ खड़ी होकर डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रही थी। वो तुरंत आगे बढ़ी। सुपर कैथरीन, ये सब मुझे दे दो, मैं संभाल लेती हूँ। उसकी एंथुजियाज्म देखकर कैथरीन ने उसे नहीं रोका। उसने फाइलें अमीलिया को दे दी और खुद पानी लेने चली गई। दोपहर का वक्त था। लैब में इस समय सिर्फ कैथरीन और अमीलिया ही थे। अमीलिया ने मौका देखते ही गपशप शुरू कर दी। हे, सुपर कैथरीन, अभी अंदर आते वक्त मैंने ज़ोबा को देखा। वो काफी गुस्से में लग रही थी, पैर पटकते हुए चली गई। तुम दोनों का झगड़ा हो गया क्या? अमीलिया को खुद भी ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन ज़ोबा का चेहरा सच में बहुत एंग्री था। अमीलिया की बात सुनकर कैथरीन के चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। वो लड़की इन दिनों पीरियड पर है। मैंने उसे थोड़ा डांट दिया था, बस। कोई बड़ी बात नहीं। पीरियड। अमीलिया ने सिर हिलाया। तभी मूड खराब होगा। मेरा भी वही हाल होता है। हर बार पीरियड में ऐसा लगता है कि 30 फीट के अंदर जो भी है, सब तोड़ दूं। कैथरीन ने खाली कप रखा और बोली, मैं थोड़ा ब्रेक लेने जा रही हूँ। अमीलिया जानती थी कि कैथरीन इन दिनों एक्सपेरिमेंट्स की वजह से लगातार ओवरटाइम कर रही थी। सुपर कैथरीन, तुम जाओ। यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। प्रॉमिस, सब परफेक्टली अरेंज कर दूंगी। ये। कैथरीन ने सिर हिलाया और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। स्टूडेंट डेज में ही लैब में अपना अलग ऑफिस पाना, ये प्रिविलेज उसे मार्शल हार्टली की वजह से मिला था। वो ज्यादातर लैब में ही फंसी रहती थी। कभी कभी आराम करने के लिए ऑफिस होना वाकई जरूरी था। ऑफिस में कदम रखते ही उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। कैथरीन ने नंबर देखा, कॉल उठाए और फोन कान से लगा लिया। चीफ, लैब रिपोर्ट के डेटा मॉडिफिकेशंस कंप्लीट हो गए हैं। मैं इसे आपको कब भेजूं? रोडगे की आवाज थी। ये रोडगे के प्रॉमिस से एक दिन पहले था। कैथरीन को कोई हैरानी नहीं हुई। वो रोडगे की कैपेबिलिटी जानती थी। जल्दी नहीं है, अभी अपने पास ही रखो। रोडगे, मुझे तुमसे एक और काम करवाना है। कैथरीन का जवाब सुनकर रोडगे थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। सर्टिफिकेशन कमेटी वाली बात उसे पता थी। इंफॉर्मेशन लीक दोबारा ना हो, इसलिए कैथरीन ने सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा उसी को दिया था और मॉडिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंप दी थी। डेटा देखते ही वो फिर से कैथरीन की ब्रिलियंस से शॉक्ड हो गया। इतने कम टाइम में इतने परफेक्ट मॉडिफिकेशन आइडियाज, ये आसान नहीं था। अगर वो खुद करता, तो शायद 1 साल भी कम पड़ जाता। लेकिन कैथरीन ने ये सब एक दिन से भी कम समय में सोच लिया था, जैसे उसने पहले से एंटिसिपेट कर रखा हो। कैथरीन ने उसे सिर्फ डायरेक्शन दी थी, बाकी सब बस प्रोसेस फॉलो करना था। सीधे शब्दों में, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहा था। रोडगे को लगा था कि कैथरीन डेटा तुरंत सर्टिफिकेशन कमेटी को भेज देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी उसे भरोसा था कैथरीन जो भी करती है, सोच समझकर करती है। इतने साल उसके साथ काम करके उसने कभी कैथरीन को गलत फैसला लेते नहीं देखा था। चीफ, बताइए, क्या करना है? कैथरीन ने टास्क समझाया, कॉल खत्म की और फोन एक तरफ रख दिया। उसने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। स्टाइल यूनिवर्सिटी से गुस्से में निकलकर ज़ोबा सीधे कॉनी के घर पहुंची। विदॉल बॉर्डम में गेम खेल रहा था। ज़ोबा को इतना गुस्से में देखकर वो हंस पड़ा। इस बार किसने तुम्हें इग्नोर कर दिया? ऐसा खट्टा चेहरा लेकर क्यों आई हो? विदॉल ने जैसे ही ये कहा, ज़ोबा का गुस्सा और भड़क गया। विदॉल, आज मैं कैथरीन से मिलने गई थी।
मैंने उसे रोनन का वीडियो दिखाया। गेस व्हाट हैपेंड? विदॉल ने कंट्रोलर एक तरफ फेंका। ऑलराइट, बता, क्या हुआ? यकीन मानो, ज़ोबा तैश में बोली। कैथरीन ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। और ये तो छोड़ो, जब मैंने कहा कि रोनन से हिसाब बराबर करना चाहिए, तो उसने कहा जरूरत नहीं है। क्या ये रीजनेबल है? कैथरीन को बट्रियल सबसे ज्यादा नफरत है। हम दोनों जानते हैं, राइट? ज़ोबा को इतना गुस्से में देखकर विदॉल ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। पहले बैठो, इतना ओवररिएक्ट मत करो। काम कैसे रहूं? ज़ोबा भड़क उठी। मैं अंदर ही अंदर फट रही हूँ। विदॉल ने उसे मनाने की बजाय शांति से अपनी बात रखी। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। रोनन और कैथरीन के रिश्ते को तुम नहीं समझती। रोनन ने उसे धोखा दिया है। ये ऐसा है जैसे किसी ने अपने सगे भाई से धोखा खाया हो। ब्लड रिलेशन न होते हुए भी रोनन कैथरीन के दिल में फैमिली से बढ़कर है। अगर तुम्हें तुम्हारे सबसे करीबी इंसान से बट्रेयल मिले, तो तुम क्या करोगी? सीधा मार डालोगी? आए, ज़ोबा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर उसके पेरेंट्स ही एक दिन उसे धोखा दे दे, तो वो क्या करेगी। कैथरीन के लिए रोनन फैमिली था। फैमिली से मिले धोखे पर कोई भी इंसान ठंडे दिमाग से फैसला नहीं कर पाता। हमेशा बेबाक बोलने वाली ज़ोबा अचानक चुप हो गई। विदॉल समझ गया, उसकी बात उसे छू गई थी। उसने हल्के से ज़ोबा के कंधे पर हाथ रखा। जो होना था, हो चुका है। अब हमें कैथरीन की जजमेंट पर भरोसा करना होगा। हो सकता है अभी उसके पास आंसर न हो, लेकिन वो जरूर डिसीजन लेगी। हमें बस इंतजार करना है। ज्यादा गुस्सा मत हो, कैथरीन जो कहेगी, वही करेंगे। विदॉल की बातों से ज़ोबा का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी आंखों की आग ठंडी पड़ गई। ठीक है, हम कैथरीन के ऑर्डर का इंतजार करेंगे। ज़ोबा ने टेबल पर रखे फोन को घूरते हुए दांत पीसे। लेकिन अगर कैथरीन ने मुझे रोनन को खत्म करने का आदेश दिया, तो मैं पूरी ताकत से जाऊंगी और इस बास्टर्ड को जरा भी मर्सी नहीं दिखाऊंगी। ज़ोबा को सबसे ज्यादा नफरत बट्रेयल से थी। पहले उसने सोचा था अगर रोनन ने टॉर्चर और अब्यूज सहना पाने की वजह से धोखा दिया होता, तो वो उसे माफ कर देती, खुद जाकर उसे बचाती और उन हरामियों को मिटा देती। लेकिन सर्वेलेंस में जो उसने देखा, वो बिल्कुल अलग था। रोनन कहीं से भी टॉर्चर्ड नहीं लग रहा था। उल्टा साफ दिख रहा था वो उन्हीं के साथ मिला हुआ था। ज़ोबा को शक होने लगा कि रोनन बहुत पहले ही बिक चुका था। पकड़ा जाना भी शायद उसी की चॉइस थी। उसका गिल्ट अब नफरत में बदल चुका था। उसने दिल ही दिल में कसम खाई, अगर कभी रोनन उसके हाथ लग गया, तो वो उसे जिंदा जिंदा एहसास दिलाएगी कि असली हेल क्या होता है। कमरा हल्की सी पीली रोशनी में डूबा हुआ था। माहौल काफी अंधेरा था। फिन को समझ नहीं आता था कि उसका बीऑस अंधेरे को इतना पसंद क्यों करता है, लेकिन उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। वो बस आदेश मानना जानता था। सर, हैकर अलायंस ने रोनन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, फिन ने रिपोर्ट दी। काली रोब पहने आदमी ने सर्वेलेंस स्क्रीन की तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसी। ज़ोबा का अचानक आ जाना वाकई उनकी उम्मीद से बाहर था। नया बेस तबाह हो चुका था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। आखिरकार, वो कैथरीन की ताकत को अच्छी तरह जानता था। बेस के हर कोने में उसने कैमरास लगवाए थे। हर मूवमेंट उसकी निगरानी में थी। ज़ोबा ने इंटरनल सर्वेलेंस का रूट कॉपी कर लिया था, लेकिन उसे हिडन कैमरास का पता नहीं था जो उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। रोनन कहाँ है? गहरी, सिहरन पैदा करने वाली आवाज गूंजी। फिन का शरीर कांप गया। सर, रोनन डिटेंशन रूम में है। वो बहुत काम है। न कोई हंगामा, न बैन हटाने की रिक्वेस्ट। फिन ने बेहद सावधानी से जवाब दिया। जरा सी गलती भारी पड़ सकती थी। आमतौर पर सरेंडर करने वाले लोग शर्तें रखते हैं, लेकिन रोनन, बिल्कुल किसी वफादार कुत्ते की तरह, जो भी फेट मिला, चुपचाप स्वीकार कर लिया। काली रोब वाले आदमी की चुप्पी देखकर फिन ने आगे कहा, सर, स्टाइल यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर वॉना को ढूंढना शुरू कर दिया है।
क्या हमें उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए? काली रोब वाले आदमी ने ठंडी हंसी हंसी और फिन की तरफ देखा। उसकी बर्फ जैसी मजाक उड़ाती नजर फिन की रूह तक कांप गई। वो तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। सर, सॉरी। फिन की आज्ञाकारी हालत देखकर उस आदमी ने उसे सजा नहीं दी, बस ठंडे लहजे में बोला, तुम जानते हो प्रोफेसर वॉर्नर की एकेडमिक वर्ल्ड में क्या हैसियत है? ये एस्किना है। अगर हमने उसे मार दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो खुद के लिए परेशानी नहीं चाहता था, और एस्किना जैसे ताकतवर लोगों को नाराज करने का तो सवाल ही नहीं था। विंस्टन से निपटना आसान था, लेकिन इसके बाद मुसीबतों का सिलसिला खत्म नहीं होता। सर, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? फिन ने जमीन से चिपके रहते हुए कहा, पूरी तरह झुका हुआ। उसका ये रवैया काली रोब वाले आदमी को पसंद आया। फिन फ्लैश जितना काबिल नहीं था, न ही उतना स्मार्ट, लेकिन लॉयल था और यही काफी था। उसे ज्यादा चालाक इंसान नहीं चाहिए था, बल्कि ऐसा सबॉर्डिनेट चाहिए था जो दिल से उसके आदेश माने। इस मामले में फिन फ्लैश से हमेशा आगे रहता, क्योंकि फ्लैश बहुत एरोगेंट था। रोनन को भेजो, प्रोफेसर वॉर्नर को मनाने के लिए, काली रोब वाले आदमी ने आदेश दिया। अगर वो कामयाब हो गया तो फ्लैश की जगह वही लेगा। ये सुनते ही फिन के माथे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन वो तुरंत संभल गया। I'm on it, सर। बॉस, ज़ोबा ने रोनन की हालत मिस स्वॉन को रिपोर्ट की थी। पैक्सटन ने ब्रैंडन को जानकारी दी, लेकिन मिस स्वॉन ने कुछ नहीं कहा। उसने ज़ोबा को रोनन से निपटने की इजाजत भी नहीं दी। फोन पर ज़ोबा इतनी गुस्से में थी कि लग रहा था वो खुद रोनन से निपटने आ जाएगी। ब्रैंडन, जो काम में डूबा था, उसने धीरे से फाइल्स नीचे रखी और पैक्सटन की तरफ देखा। तुम क्या सोचते हो? पैक्सटन कुछ पल झिझका, फिर समझ गया ब्रैंडन क्या पूछ रहा है। थोड़ा सोचकर बोला, बॉस, मुझे नहीं पता रोनन ने शुरू से मिस स्वॉन से बट्रेयल किया या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इंसानी फितरत किसी भी टेस्ट को पूरी तरह सह नहीं पाती, और कई बार हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर होती है। ब्रैंडन ने बिना भाव बदले ठंडे स्वर में पूछा, तो तुम्हें लगता है रोनन ने सच में कैथरीन से धोखा किया? पैक्सटन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। इंसानी नेचर की जटिलता किसी की समझ से बाहर थी। और तुम? ब्रैंडन ने अचानक पूछा। ये 3 शब्द पैक्सटन के लिए काफी थे। वो तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। बॉस, मैं पूरी तरह लॉयल हूँ। क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई। ब्रैंडन हल्का सा मुस्कुराया। तुमने अभी कहा था ना कि ह्यूमन नेचर कोई भी टेस्ट सह नहीं पाती। ये सुनते ही पैक्सटन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। उठो, ब्रैंडन ने कहा, मैंने तुम्हारी लॉयल्टी पर शक नहीं किया। ये सुनकर पैक्सटन की जान में जान आई। उसे डर था कि कहीं ब्रैंडन उस पर भरोसा न खो दे। लगता था कैथरीन के साथ रहने के बाद ब्रैंडन के शब्दों का अंदाज भी बदल गया था। पहले तो शायद वो बस निकलो कह देता। पैक्सटन जाने ही वाला था कि ईयरपीस में एक अच्छी खबर मिली। उसकी आंखें चमक उठीं। बॉस, मिस स्वॉन आ चुकी हैं। क्या मैं नीचे जाकर उन्हें लेकर आऊं? कैथरीन के आने की बात सुनकर ब्रैंडन एक पल को ठिठक गया। फिर उसके सख्त चेहरे पर नरमी आ गई। जरूरत नहीं, वो कुर्सी से उठते हुए बोला। मैं खुद नीचे जाता हूँ। पैक्सटन तेजी से उसके पीछे चला। उसे सुकून मिला। कैथरीन के आते ही ब्रैंडन का मूड बेहतर हो गया था। लॉबी में ब्रैंडन के पहुंचते ही सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। कैथरीन लाउंज में बैठी थी। स्टाफ पूरी अटेंशन के साथ उसकी सेवा कर रहा था। वो चाहती तो सीधे ऊपर जा सकती थी, लेकिन उसने पैक्सटन को इन्फॉर्म करवाना चुना। कैथरीन को देखते ही ब्रैंडन सीधे उसकी तरफ बढ़ा। रिसेप्शनिस्ट उसे ऑरेंज जूस देने ही वाली थी कि ब्रैंडन ने उसे रोक दिया। कॉफी दीजिए। वो जानता था कैथरीन को एसिडिक जूसेस पसंद नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने ब्रैंडन को इतने पास से शायद ही कभी देखा था। उसका अचानक बोलना उसे चौंका गया। कैथरीन के लिए ब्रैंडन की ये बारीकी देखकर सबको एनवी हो रही थी। इतनी अचानक क्यों आ गई? ब्रैंडन ने मुस्कुराते हुए पूछा।
क्या अभी टाइम है? कैथरीन ने पूछा। ये, ऑफ कोर्स। ब्रैंडन ने बिना सोचे सिर हिला दिया। पीछे खड़ा पैक्सटन चुपचाप अपनी नाक रगड़ने लगा। वो याद दिलाना चाहता था कि आधे घंटे बाद मीटिंग है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली ऑड्री वापस आ गई है, कैथरीन ने बताया। तो सोचा एयरपोर्ट जाकर उसे पिक कर लें। श्योर, ब्रैंडन ने तुरंत कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कैथरीन का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया। पैक्सटन उनके पीछे नहीं गया। ब्रैंडन के जाने के बाद यहाँ किसी को रुककर हालात संभालने थे और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग भी अटेंड करनी थी। ब्रैंडन कैथरीन को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। ऑड्री कुछ समय से लॉक्स्टन से बाहर थी और ट्रस्टन का मूड खराब होने की वजह से वो कासिया लौट गया था। ऑड्री के वापस आते ही उसने सबसे पहले कैथरीन से कांटेक्ट किया। कैथरीन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची, ऑड्री एक स्पेशल पैसेज से बाहर आई। हालांकि ऑड्री ने कैप, मास्क और सनग्लासेस पहन रखे थे, फिर भी कैथरीन ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। इतने समय बाद मिलने की खुशी ऑड्री से संभाली नहीं जा रही थी। उसने तुरंत कैथरीन को कसकर गले लगा लिया और भावुक होकर बोली कि उसे उसकी कितनी याद आ रही थी। ऑड्री को कैथरीन से यूं चिपका देख ब्रैंडन की भौहें तन गईं। अगर ऑड्री कैथरीन की सिस्टर न होती, तो शायद वो उसे सीधे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भिजवा देता। ब्रैंडन की इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस को महसूस करते ही ऑड्री ने जल्दी से कैथरीन को छोड़ दिया और बोली कि इतनी भीड़ वाली जगह पर बात करना ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं। सीधे घर लौटने के बजाय ब्रैंडन ने साथ में खाना खाने का सुझाव दिया और उन्हें एक रेस्टोरेंट ले गया। ऑड्री कार से उतरी, चारों तरफ नजर दौड़ाई और ब्रैंडन को थम्स अप दिखाते हुए बोली, मिस्टर डंकन, आप सिर्फ केयरिंग ही नहीं हैं, आपकी टेस्ट भी कमाल की है। दिस प्लेस इज ग्रेट। रेस्टोरेंट का एम्बियंस एलिगेंट था और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ प्रिवेसी पूरी थी। ऑड्री आराम से रिलैक्स कर सकती थी, बिना पेपरात्सी की चिंता किए। ऑड्री की तारीफ पर ब्रैंडन हल्का सा मुस्कुराया और उन्हें अंदर ले गया। मिस्टर डंकन, वेलकम। योर टेबल इज रेडी, प्लीज फॉलो मी। रेस्टोरेंट मैनेजर ने खुद आकर उन्हें प्राइवेट रूम तक पहुंचाया। मैनेजर ने मेन्यू लाया और ब्रैंडन की एक नज़र देखते ही समझदारी से 2 मेन्यू कैथरीन और ऑड्री को थमा दिए। कैथरीन ने मेन्यू देखा और प्लेजेंटली सरप्राइज हो गई। ज्यादातर डिशेस उसकी फेवरेट्स थीं। उसने ब्रैंडन की तरफ देखा और पूछा, इज दिस रेस्टोरेंट योर्स? ब्रैंडन ने आईब्राव उठाए और मुस्कुराकर बोला, तुम हमेशा की तरह स्मार्ट हो। यहाँ का शेफ इन डिशेस में एक्सपर्ट है। मैंने एक बार यहाँ खाया था, पसंद आ गया, तो रेस्टोरेंट ही खरीद लिया। मेन्यू में थोड़े चेंजेस भी करवाए हैं। ऑड्री ने टीजिंग अंदाज में कहा, अब मुझे लंच करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्वीट टॉक से ही पेट भर गया। कैथरीन हल्की सी मुस्कुराई। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी उतर आई। खाना जल्दी आ गया, लेकिन जैसे ही ऑड्री खाने वाली थी, उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, भौहें सिकुड़ी और लगातार बजते कॉल को बंद कर दिया। ऑड्री की बेचैनी कैथरीन से छुपी नहीं रही। एवरीथिंग ओके? उसने पूछा। ऑड्री थोड़ा घबरा गई और झिझकते हुए बोली, बस एक बोरिंग सेल्स कॉल था, मैंने काट दिया। कैथरीन ने ज्यादा सवाल नहीं किए। अगर सच में सिर्फ सेल्स कॉल होता, तो ऑड्री इतनी नर्वस नहीं होती। कैथरीन, सुना है तुम इन दिनों एक्सपेरिमेंट्स में काफी बिजी हो। सब कैसा चल रहा है? ऑड्री काफी समय से लॉक्स्टन से दूर थी, इसलिए उसे हाल की बातों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस कभी कभी कैथरीन से बात होती थी और लैब की बिजी लाइफ के बारे में सुनती थी। सब स्मूथ चल रहा है, कैथरीन ने शांत स्वर में जवाब दिया। खाने के बाद ब्रैंडन ने ऑड्री को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ दिया। ऑड्री चाहती थी कि कैथरीन उसके साथ रुके, लेकिन कैथरीन ने मना कर दिया। मुझे लैब वापस जाना है। अगर आज रात टाइम मिला, तो मिलने आ जाऊंगी। ऑलराइट, ऑड्री ने अनमने मन से गुड बाय कहा। कैथरीन और ब्रैंडन नीचे आए ही थे कि उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो बाइनोक्यूलर्स से किसी दिशा में देख रहा था। उसके देखने के एंगल से साफ था कि वो ऑड्री के अपार्टमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। ब्रैंडन ने भी ये नोटिस किया और दोनों उस आदमी की तरफ बढ़े।
कैथरीन को देखते ही वो आदमी चौंक गया। उसके रिएक्शन से कैथरीन को और यकीन हो गया कि वो ऑड्री पर नजर रख रहा था। उसने उसका कंधा पकड़ते हुए पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी ने सीधे जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया, ऑड्री स्वॉन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ब्रैंडन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसकी वुमन से ऐसे सवाल करे। वो उसे सबक सिखाने आगे बढ़ा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट वो आदमी काफी तेज निकला। उसने ब्रैंडन की पकड़ से बचते हुए फाइट शुरू कर दी। कैथरीन ने तुरंत दखल नहीं दिया। वो चुपचाप दोनों को लड़ते हुए देखती रही। आदमी की स्पीड बता रही थी कि उसे कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो ब्रैंडन का मुकाबला नहीं कर पाया। 3, 2, 1। कैथरीन ने गिनती पूरी की और अगले ही पल ब्रैंडन ने उसे जमीन पर दबा दिया। जमीन पर पड़े पड़े आदमी ने गुस्से में पूछा, तुम लोग कौन हो? बिना वजह मुझ पर हमला क्यों किया? कैथरीन आगे बढ़ी, उसके सामने स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठी और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोली, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। तुम बाइनोक्यूलर्स से ऑड्री के अपार्टमेंट को क्यों देख रहे थे? What's your motive? आदमी समझ गया कि कैथरीन और ब्रैंडन से उलझना उसके बस की बात नहीं है। ऑड्री का नाम सुनते ही उसके चेहरे का गुस्सा सरप्राइज में बदल गया। उसने कैथरीन को देखकर थोड़ा सभ्य लहजे में कहा, तुम ऑड्री की सिस्टर हो, है ना? कैथरीन को यकीन हो गया कि इस आदमी का ऑड्री से कोई कनेक्शन जरूर है। उसने ब्रैंडन को इशारा किया और ब्रैंडन ने उसे छोड़ दिया। आदमी खड़ा हुआ, शरीर सीधा किया। वो भागा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि ब्रैंडन के सामने से बचकर निकलना पॉसिबल नहीं है। वो आदमी कैथरीन को क्यूरियस नजरों से देखने लगा। तुम डिनाई मत करो, उसने कहा। तुम डेफिनेटली ऑड्री की सिस्टर हो। तुम दोनों बहुत मिलती हो, खासकर वो खूबसूरत आंखें। कैथरीन ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसका बर्ताव भले ही अजीब था, लेकिन उसके अच्छे से सिले हुए कस्टम मेड कपड़े साफ बता रहे थे कि वो काफी अमीर है। कैथरीन उसे देख ही रही थी कि आदमी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हेलो कैथरीन, मैं ऑड्री का हस्बैंड हूँ, ब्रायन वाइट। ये सुनते ही कैथरीन चौंक गई। उसने ठंडी नजर से उसे देखा और भौहें सिकोड़ ली। ऑड्री का बॉयफ्रेंड? हम्फ, ब्रैंडन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। ब्रैंडन की इस हंसी ने ब्रायन को गुस्सा दिला दिया। उसने ब्रैंडन को घूरते हुए कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने तुमसे बात की। हफ, ब्रैंडन ने फिर से व्यंग्य किया। ऑड्री का हस्बैंड, ये टाइटल तुमने खुद को दिया है। अगर तुम सच में ऑड्री के बॉयफ्रेंड हो, तो उसे देखने के लिए टेलीस्कोप से जासूसी क्यों करनी पड़ती है? ब्रैंडन की सीधी बात ने ब्रायन का राज खोल दिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये बस टेम्पररी है। बहुत जल्द मैं ऑड्री का हस्बैंड बनूंगा। बस देखते रहो, ब्रायन ने सख्त लहजे में जवाब दिया। खुद को ऑड्री का हस्बैंड कहने वाले इस आदमी से कैथरीन को गहरी नफरत महसूस हुई। वो बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उसे देखते हुए आगे बढ़ी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने ऑड्री को परेशान करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। ब्रायन जानता था कि वो ब्रैंडन के सामने कुछ भी नहीं है। उसने चुपचाप कैथरीन की कड़ी चेतावनी सह ली। कैथरीन, ऑड्री से कहना कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसे मेरा इंतजार करना होगा, ये कहकर वो मजबूरी में वहां से चला गया। ये सब देखकर ब्रैंडन और कैथरीन भी वहां से निकल गए। वापस जाकर मैं किसी से उसकी पूरी जांच करवाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ब्रैंडन ने कैथरीन को दिलासा दिया। ओके, कैथरीन ने हामी भरी। जांच की बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिला। उसे शक था कि ब्रायन ही वो इंसान है जो ऑड्री को लगातार कॉल कर रहा था और बार बार रिजेक्ट हो रहा था। जब तक वो कोई खतरा नहीं था और ये बस एक आदमी और औरत के बीच की सिंपल परस्यूट थी, कैथरीन का उसमें दखल देने का कोई इरादा नहीं था। उसके पास इन सब के लिए वक्त ही नहीं था। ब्रैंडन ने कैथरीन को लैबोरेटरी के बाहर छोड़ा। जैसे ही वो कार से उतरी, उसने ब्रैंडन की आंखों में हल्की सी हिचक देखी। क्या आज रात तुम्हें लेने आऊं? उसने पूछा। मैं ऑड्री के घर जा रही हूँ, कैथरीन ने जवाब दिया।
ऑड्री अभी अभी वापस आई थी और कुछ बातें थी जो वो कैथरीन से डिस्कस करना चाहती थी। इसी वजह से कैथरीन ने शाम को उसके घर जाने का वादा किया था। ये जानकर कि वो ऑड्री के अपार्टमेंट जा रही है, ब्रैंडन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। ऑड्री काफी समय से बाहर थी, अब वापस आई थी, तो कैथरीन का उससे बातें करना बिल्कुल नॉर्मल था। उसे रोकने का कोई बहाना न पाकर उसने बस इतना कहा, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। कैथरीन ने सिर हिलाया। ओके, काम खत्म होते ही मैं कांटेक्ट कर लूंगी, ये कहकर वो लैबोरेटरी की ओर चली गई। जैसे ही उसने कंप्यूटर लॉगिन किया, उसे ज़ोबा का कॉल आ गया। बॉस, कंप्यूटर पर जो मैसेज भेजा है उसे चेक करो। ज़ोबा की आवाज में उत्साह था। ओके, कैथरीन ने कहा और कॉल काटकर चैट बॉक्स खोल लिया। ज़ोबा ने एक ईमेल भेजा था जो हैकर अलायंस के ऑफिशियल मेल बॉक्स पर आया था और सीधे चीफ के नाम था। वो ईमेल पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, जिसे कोई आम इंसान आसानी से नहीं पढ़ सकता था। कैथरीन ने कुछ ही पलों में पासवर्ड क्रैक किया और ईमेल खोल ली। कंटेंट देखते ही उसके होंठों पर हल्की सी स्मर्क आ गई। जिस मैसेज का वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी, वो आखिरकार आ चुका था। सेंडर वही इंसान था जिसने एक्सपेरिमेंटल डेटा चुराया था और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को पहले ही पूरा कर लिया था। ईमेल में एक फोन नंबर भी छोड़ा गया था। कैथरीन ने बिना देर किए फोन उठाया और नंबर डायल कर दिया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से एक गहरी, बदली हुई आवाज आई। मिस स्वॉन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। स्मॉल टॉक छोड़ो, साफ साफ बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? कैथरीन ने बेरुखी से कहा। ऑलराइट, मुझे सीधे बात करने वाले लोग पसंद हैं, सामने वाले ने कहा। हमारी डिमांड सिंपल है। हम ऑथेंटिकेशन क्वालिफिकेशंस आपके लैबोरेटरी को वापस देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हमारी कंपनी के साथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर कोऑपरेट करें। ज्यादा कुछ नहीं, बस 50-50 शेयर। कैथरीन ने मन ही मन ठहाका लगाया। काफी हिम्मत है तुम में, मेरे ही रिसर्च से मुझे थ्रेटन करने की, उसने ठंडे लहजे में कहा। दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। ऐसा मत कहिए, मिस स्वॉन। हम बस थोड़ा फायदा चाहते हैं। आप अग्री कर लेंगी, तो हम आपको नुकसान में नहीं रहने देंगे। और अगर मैं अग्री न करूं? कैथरीन ने पलटकर पूछा, तो फिर आपको 1 साल या उससे भी ज्यादा वक्त दोबारा रिसर्च और डेटा मॉडिफाई करने में लग सकता है, सामने वाले ने धमकी दी। कौन जाने तब तक आपका एक्सपेरिमेंट आगे भी रहेगा या नहीं। इस खुली धमकी पर कैथरीन की हंसी छूट गई। उसकी कोई दिलचस्पी न देखकर दूसरी तरफ वाले ने लहजा नर्म कर लिया। मिस स्वॉन, आपको अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 दिन देता हूँ। उम्मीद है आप मुझे सरप्राइज देंगी, ये कहकर उसने कॉल काट दिया। कैथरीन ने डार्क स्क्रीन को शांति से देखा। कुछ ही देर बाद ज़ोबा का कॉल फिर आ गया। कैथरीन, क्या हुआ? ये मैसेज किसने भेजा था? कैथरीन ने पूरी बातचीत उसे बता दी। सब सुनते ही ज़ोबा भड़क उठी। ये आदमी बहुत ज्यादा एरोगेंट है। हमारा रिपोर्ट चुराकर अब हमें ही थ्रेटन कर रहा है। क्या इसे पता भी है कि वो किससे पंगा ले रहा है? इस बार तो इसने हद पार कर दी। ज़ोबा की इस गुस्से भरी बात पर कैथरीन खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। मैं हैंडल कर लूंगी, बस मेरे मैसेज का इंतजार करो, उसने भरोसे से कहा। ओके, कैथरीन, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगी, ज़ोबा ने जवाब दिया। सही वक्त आने पर वो इन बेवकूफ ट्रबल मेकर्स से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कॉल खत्म करने के बाद कैथरीन फिर से अपने एक्सपेरिमेंट्स में डूब गई। सामने वाले ने उसे 3 दिन का वक्त दिया था और उसने तय कर लिया था कि 3 दिन बाद ही वो इस मामले को सीरियसली डील करेगी। ब्रैंडन को ये खबर बहुत जल्दी मिल गई। पैक्सटन ने बीच में ही जानकारी पकड़ ली और तुरंत कैथरीन को रिपोर्ट कर दी। बॉस, उन्होंने मिस स्वॉन से कांटेक्ट कर लिया है, पैक्सटन ने कहा। उन्होंने क्या कहा? ब्रैंडन ने पैक्सटन की तरफ देखा। पैक्सटन ने तुरंत ईमेल का स्क्रीनशॉट दिखाया। बॉस, जरा ये देखिए। ब्रैंडन ने ठंडे लहजे में कहा, काफी ऑडेशियस हैं।
सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट के दम पर ये लोग मिस स्वॉन के रिसर्च रिजल्ट्स का आधा हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं है? पैक्सटन सच में हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हालात इतने बेकाबू कैसे हो गए। अगर वो उनकी जगह होता तो सिर्फ एक रिपोर्ट के भरोसे इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं होता। आखिर कैथरीन कोई आसान इंसान नहीं थी। ब्रैंडन ने पढ़ते हुए हल्की सी स्मर्क दी। इनके पास सिर्फ यही नहीं है, पैक्सटन और पूछना चाहता था, लेकिन ब्रैंडन की बेरुखी महसूस करके वो चुप रह गया। स्टाइल यूनिवर्सिटी चलो। ब्रैंडन उठ खड़ा हुआ और आदेश दिया। कैथरीन का काम अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। वो उसे पिक करेगा और फिर ऑड्री के अपार्टमेंट ले जाएगा। मार्शल को अजीब लगा कि कैथरीन टाइम पर निकल रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था। विंस्टन की कोई खबर नहीं थी और कैथरीन भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बारे में कुछ नहीं कह रही थी। उसे लगा था कि कैथरीन आज ओवरटाइम करेगी, लेकिन वो तो रोज से भी ज्यादा रिलैक्स्ड लग रही थी। बेचैन होकर उसने बाहर आकर कैथरीन को रोक लिया। कैथरीन, तुम जा रही हो? कैथरीन ने सिर हिलाया। इतनी जल्दी क्यों? मार्शल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसके चेहरे की चिंता देखकर कैथरीन ने समझाया, प्रोफेसर हार्टली, लैब की बातें मुझ पर छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटी पूरी कोशिश कर रही है कि प्रोफेसर वॉना को ढूंढा जाए। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कैथरीन चली गई। मार्शल की चिंता कम नहीं हुई। वो परेशान क्यों न होता? इतनी बेचैनी थी कि ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। इस उम्र में खुद को एक यंग गर्ल से भी कम कंपोज पाकर उसे खुद पर झुंझलाहट हो रही थी। जब ब्रैंडन पहुंचा, उसने कैथरीन को मैसेज किया। कैथरीन सीधे यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी काली बेंटली की तरफ बढ़ी। कार में बैठते ही पैक्सटन ने उसे इन्वेस्टिगेशन डेटा दिया। मिस स्वॉन, ये ब्रायन वाइट की इन्वेस्टिगेशन फाइल है, प्लीज देख लीजिए। कैथरीन ने फाइल ली, जल्दी से पलटी और फिर ब्रैंडन को वापस थमाते हुए ताना मारा, तो ये रिच सेकंड जनरेशन निकला। ब्रायन, जो लो में पैदा हुआ था, एक मशहूर लोकल बिजनेस फैमिली से था। इकलौता बेटा होने की वजह से बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पला और तय था कि एक दिन सारी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। यही वजह थी कि उसका रवैया हमेशा रेकलेस रहा। विदेश में पढ़ाई के दौरान उसे ऑड्री से प्यार हो गया और उसने उसका दीवानों की तरह पीछा किया, यहाँ तक कि उसके साथ कंट्री भी लौट आया। लेकिन ऑड्री को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उससे बचती रही और इसी का नतीजा था एयरपोर्ट वाला सीन और फिर अपार्टमेंट की सारी बातें। फाइल पढ़कर ब्रैंडन ने तंज कसते हुए कहा, रोमांटिक प्लेबॉय। हाँ, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हल्की मुस्कान आई और फिर खामोशी छा गई। थोड़ी ही देर में गाड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास पहुंच गई। फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे पैक्सटन की नजर दूर बैठे एक शख्स पर पड़ी। उसने पीछे बैठे कैथरीन और ब्रैंडन को इशारा किया। मिस स्वॉन, देखिए। कैथरीन ने ऊपर देखा। ब्रायन कर्ब पर बैठा था। महंगे कपड़ों के बावजूद वो किसी तरह अकेला और बेबस लग रहा था। पैक्सटन ने पूछा कि क्या मेन एंट्रेंस से जाएं, लेकिन कैथरीन ने तुरंत मना कर दिया। अंडरग्राउंड पार्किंग से चलते हैं, उसने कहा। ब्रायन जैसे अनजान लोगों के लिए उसके पास पेशेंस नहीं थी। ऑड्री अपने कमरे में आराम कर रही थी कि डोरबेल बजी। उसने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। कुछ सेकंड बाद उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कैथरीन का नाम देखकर ऑड्री ने झट से कॉल उठाए और फिर दरवाजा खोलने चली गई। कैथी, मैंने तुम्हें की नहीं दी थी, फिर भी नॉक क्यों कर रही हो? कैथरीन, ब्रैंडन के साथ खड़ी, कैजुअली बोली कि अपार्टमेंट में ही रह गई। वापस जाकर लेने का मन नहीं किया। ऑड्री ने सच में कैथरीन को की दी थी, जो कैथरीन ने अपार्टमेंट में ही छोड़ दी थी। अगर ऑड्री यहाँ ना होती, तो कैथरीन बिना वजह कभी नहीं आती। और अगर कोई बात होती, तो उसे अंदर आने के लिए की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऑड्री ने कैथरीन को अंदर आने दिया और फिर शालीनता से ब्रैंडन से पूछा कि क्या वो भी अंदर आना चाहेंगे। ब्रैंडन ने मना कर दिया। आप लोग आराम से बात कीजिए, कुछ चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, ये कहकर वो चला गया। ऑड्री ने दरवाजा बंद किया और कैथरीन से बैठने को कहा। कैथी, तुमने डिनर किया?
अगर नहीं तो मैं कुछ बना दूं। टेकआउट ऑर्डर कर लेते हैं, कैथरीन ने शांति से कहा। ऑड्री की कुकिंग स्किल्स उसे किसी और से बेहतर पता थीं। ऑड्री ने बस ऐसे ही पूछा था। फ्रिज में भी ज्यादा कुछ नहीं था, और राहत की बात ये थी कि कैथरीन ने हाँ नहीं कहा। ऑड्री ने तुरंत फोन निकाला और कैथरीन की पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद ऑड्री ने किचन में ढूंढा और 2 बॉटल्स वाइन की निकाल ली। एक खोलकर उसने 2 ग्लासेस भरे और एक कैथरीन को पकड़ा दिया। लॉन्ग टाइम नो सी, उसने कहा। कैथरीन ने ग्लास लिया, एक घूंट पिया, और फिर धीरे से बोली, नीचे एक आदमी मिला, जो खुद को तुम्हारा हस्बैंड बता रहा था। उसका नाम ब्रायन वाइट है। ऑड्री की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने नफरत से कहा, ये आदमी सच में बहुत इरिटेटिंग है। कैथी, तुम उसकी बकवास पर ध्यान मत देना। मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। लो में रहते वक्त उसने मेरी थोड़ी मदद की थी, तो मैंने थैंक्स में उसे डिनर पर बुला लिया। बस तभी से वो पीछे पड़ गया। पीछा छुड़ा नहीं पाए, और अब यहाँ तक आ गया है। अगर लो में हालात इतने अनबेरेबल न होते, तो ऑड्री इतनी जल्दी कंट्री वापस नहीं आती। उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ब्रायन उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा और उसकी जिंदगी में एक और बड़ा हेडेक बन। ऑड्री की पूरी बात सुनने के बाद कैथरीन ने उसे एक सवाल में समेट दिया। उसने हल्की सी भौं उठाए और पूछा, तो तुम्हें ब्रायन पसंद नहीं है? ऑड्री ने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। सिर्फ पसंद नहीं, उसकी हरकतें अब मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करने लगी हैं। मैं तो उसके साथ दोस्त भी नहीं रहना चाहती। कैथरीन की भौं और ऊपर उठ गई। फिर उसने उस अननोइंग इंसान का टॉपिक वहीं छोड़ दिया और दूसरा सवाल किया। और ट्रस्टन। ये नाम सुनते ही ऑड्री एक पल के लिए रुक गई। लॉक्स्टन छोड़े हुए उसे काफी वक्त हो गया था, और इतने सालों में उसने ये नाम सुना ही नहीं था। वो चुपचाप अपने ग्लास को देखने लगी, जैसे जवाब ढूंढ रही हो। उसकी खामोशी ही सबसे साफ जवाब थी। अगर उसे सच में फर्क नहीं पड़ता, तो शायद वो पहले ही कुछ कह देती। लेकिन बात यही थी कि उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, इतना कि वो नाम तक नहीं ले पा रही थी। ऑड्री के चेहरे के पीछे छुपी उदासी कैथरीन से छुपी नहीं। उसने और सवाल नहीं किए, बस हल्के से ऑड्री के ग्लास से अपना ग्लास टकराया। चीयर्स। ऑड्री ने सिर पीछे झुकाया और एक ही घूंट में ड्रिंक खत्म कर दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हल्की मुस्कान आई और फिर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कैथरीन समझ गई कि ऑड्री अब भी मूव ऑन नहीं कर पाई है, इसलिए उसने स्मूथली टॉपिक बदल दिया। अब आगे क्या प्लान है? ये सुनते ही ऑड्री ने गहरी सांस ली। किम को जैसे ही पता चला कि मैं वापस आ गई हूँ, उसने तुरंत मेरा शेड्यूल बना दिया। इस हफ्ते के बाद मुझे एक एड शूट करना है, फिर एक डायरेक्टर से मीटिंग। करने को बहुत कुछ है। नॉट बैड, कैथरीन ने कहा। कैथरीन की सपोर्ट देखकर ऑड्री बेबस सी हंस पड़ी। लगता है अब सच में मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों बहनों ने साथ बैठकर टेकआउट खाया और देर रात तक बातें करती रहीं। ऑड्री का मूड चाहे अच्छा हो या बुरा, वो दिल खोलकर पीती थी। रात के आखिर तक वो काफी ज्यादा टिप्सी हो चुकी थी। ऑड्री को ठीक से सुलाने के बाद कैथरीन अपार्टमेंट से निकल गई। शुरू से ही उसका वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी नजर एंट्रेंस पर खड़े ब्रायन पर पड़ी। ब्रैंडन ने पहले ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए ब्रायन को कम्युनिटी के अंदर तक आने नहीं दिया गया था। वो बस गेट के पास ही इंतजार कर सकता था। कैथरीन ने उसे देखा और सीधे उसकी तरफ बढ़ गई। कदमों की आवाज सुनकर ब्रायन ने सिर उठाया। कैथरीन को देखते ही वो एक्साइटेड होकर खड़ा हो गया। क्या तुम मुझे अंदर ले जाकर अपनी सिस्टर से मिलवा सकती हो? नो, कैथरीन ने बिना दया के मना कर दिया और ठंडे लहजे में चेतावनी दी। मैं सलाह देती हूँ, दोबारा मत आना। ऑड्री तुमसे नहीं मिलेगी। कैथरीन की बात ब्रायन के दिल तक नहीं पहुंची। वो गुस्से में बोला, आप लोग मेरी फीलिंग्स को क्यों नकार रहे हो? मुझे ऑड्री सच में पसंद है। क्या ये गलत है? बिना हक के उम्मीद करना ही गलत है, कैथरीन ने बेरहमी से कहा। ये कहकर वो ब्रायन को वहीं छोड़कर चली गई। जो सोने का नाटक कर रहा हो,
उसे जगाने की कोई जरूरत नहीं होती। ब्रायन कैथरीन की जाती हुई परछाई को मुस्कुराते हुए देखता रहा। उसके हैंडसम चेहरे पर स्माइल तो थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी चालाकी और रहस्यमय झलक भी छुपी हुई थी, जिसे समझ पाना आसान नहीं था। दूसरी तरफ रोनन कन्फाइनमेंट रूम में चुपचाप बैठा उस शख्स का इंतजार कर रहा था, जिसका उसे अंदाजा था। आधे घंटे बाद फिन आया। वो चाबियां लाया और रोनन की शैकल्स खोल दी। मुझे अजीब लग रहा है, फिन ने उलझन में रोनन को देखते हुए कहा। तुम इतने काम हो, जैसे तुम्हें ये सब पहले से पता था। फिन रोनन को समझ नहीं पा रहा था। वो हमेशा उसे एक कंपल्सिव लड़का समझता था, लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही लग रही थी। रोनन शांत और समझदार बना रहा, इतना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ पाना मुश्किल था। फिन ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन रोनन ने ज्यादा मौका नहीं दिया। चलें, मुझे बाहर ले जाने वाले नहीं हो? रोनन ने पूछा। फिन ने उसे देखा, आगे बढ़ा, और रोनन उसके पीछे चल पड़ा। दोनों एक काले चोगे वाले आदमी के सामने पहुंचे। रोनन चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया, उसके आदेश का इंतजार करते हुए। रोनन, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? काले चोगे वाले आदमी ने भौं उठाकर उसे परखा। रोनन ने तुरंत सिर हिला दिया, हैरान कर देने वाली ईमानदारी के साथ। अगर अवॉइड कर सकता हूँ, तो नहीं करना चाहता। काले चोगे वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। रोनन ने मना किया था, फिर भी वो नाराज नहीं हुआ। गुड, तुम ऑनेस्ट हो। रोनन ने तिरस्कार भरी स्मक दी और चुप रहा। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूं? अब जब मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची, उस आदमी ने कहा। रोनन ने शांति से जवाब दिया। अगर डर नहीं होता, तो मैं यहाँ इतनी आज्ञा से खड़ा नहीं होता। और आपने खुद कहा, इंफॉर्मेशन होते हुए भी आपने मुझे नहीं मारा। यही साबित करता है कि मैं अब भी आपके लिए यूजफुल हूँ। फेयर इनफ, काफी स्मार्ट हो। काले चोगे वाले आदमी ने संतोष से सिर हिलाया। ज्यादा बातों की जरूरत नहीं, रोनन बोला। डील करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं, जिसके बदले आप मुझे छोड़ देंगे? मैं कैथरीन के लिए ट्रेटर बन चुका हूँ, हैकर अलायंस में वापस नहीं जा सकता। घुमा फिराकर बात करने से बेहतर है, साफ टर्म्स रखिए। रोनन की बात खत्म होते ही फिन ने उसे डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक और एक कंप्यूटर पकड़ा दिया। अगर अच्छे से बिहेव किया, तो तुम्हारी रिक्वेस्ट्स कंसिडर की जाएंगी। रोनन ने शक के साथ डॉक्यूमेंट्स लिए और पढ़ने लगा। कुछ मिनटों बाद उसने सब पढ़ लिया। उसने हैरानी से काले चोगे वाले आदमी की तरफ देखा। आप मुझे डंकन कॉर्पोरेशन से इंफॉर्मेशन चुराने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? काले चोगे वाला आदमी ठंडेपन से हंसा। क्या हुआ, डर गए? यह मन नहीं है। कैथरीन को बट्रे कर सकते हो, लेकिन ब्रैंडन को करने में हेजिटेशन है। रोनन ने शांत लहजे में कहा और उसकी तरफ घूरा। मैं पहले ही कैथरीन को नाराज कर चुका हूँ। अगर डंकन कॉर्पोरेशन को भी नाराज कर दिया, तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता बचेगा। कैथरीन और ब्रैंडन के रिलेशन को देखते हुए, क्या सच में फर्क पड़ता है कि तुम किसे अफेंड करते हो? उस आदमी ने कहा। फिर जोड़ा, रोनन, अगर ये टास्क ले लोगे, तो फ्यूचर में फ्री हो जाओगे। रोनन को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने तंज भरी हंसी हंसी। यही बात आपने तब भी कही थी, जब आपने मुझे कैथरीन की एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट्स चुराने के लिए धमकाया था। मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? काले चोगे वाले आदमी ने उपहास भरी नजर से देखा। तुम्हारा बस एक ही रास्ता है, मेरे साथ कोऑपरेट करना। अब रोनन पूरी तरह उसके हाथ में था। उसके पास शर्तें रखने का कोई हक नहीं था। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद रोनन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पूछा, क्या आप सच में मुझे आजाद कर देंगे? जब तक तुम ठीक से बिहेव करोगे, आदमी ने गंभीरता से कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोनन बोला, फाइन, मैं अग्री करता हूँ। काले चोगे वाला आदमी इस जवाब से बेहद संतुष्ट था। सब कुछ उसके कंट्रोल में था। उसे पता था कि रोनन स्मार्ट है और सही चॉइस करेगा। तुरंत ही उसने रोनन को कुछ फायदे दिए और बेस के अंदर फ्रीली घूमने की अनुमति दे दी।
आजादी मिलते ही रोनन सीधे उस जगह पहुंचा जहां फ्लैश को बंद रखा गया था। एंट्रेंस पर खड़े होकर उसने पिंजरे में बंद फ्लैश को ठंडी नजरों से देखा। फ्लैश ने रोनन को देखा, मुश्किल से सिर उठाया और तंज कसते हुए बोला, फिर से मेरी हालत देखने आए हो। रोनन ने फिन से मिलीकी से कन्फाइनमेंट रूम का दरवाजा खोला। ये उस एहसान का रिवॉर्ड था जो उसने काले चोगे वाले आदमी के लिए मान लिया था। दरवाजा खुलते ही रोनन धीरे धीरे नीचे उतरा। वो फ्लैश के पास पहुंचा, उसके सामने स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठा और झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। फ्लैश अब भी जमीन पर पड़ा था। उसकी चोटें अभी तक भरी नहीं थीं। भले ही काले चोगे वाले आदमी ने उसे जान से मारने से छोड़ दिया था, लेकिन उसके साथ जरा भी रहम नहीं किया गया। किसी को नहीं पता था कि फ्लैश को जिंदा क्यों छोड़ा गया, लेकिन एक बात तय थी, उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला था। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी करते हैं, उनकी किस्मत कभी अच्छी नहीं होती। रोनन, मुझे कभी तुमसे जलन होती थी। सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे भी बदतर हाल में पहुंच जाओगे, फ्लैश ने कहा। रोनन ने ठंडी हंसी हंसी और ऊपर से फ्लैश को घूरते हुए बोला, मुझसे बदतर? फ्लैश, आजाद तो मैं हूँ। तुम जैसे कैदी को ये सब कहने का हक किसने दिया? फ्लैश ने तिरस्कार से हंसते हुए जवाब दिया। रोनन उसके सामने खड़ा था, फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। रोनन, तुम्हें पता है मुझे तुमसे जलन क्यों होती थी? रोनन चुप रहा, जैसे उसी पल का इंतजार कर रहा हो। रोनन, तुम्हारी ये फ्रीडम एक कीमत के साथ आई है। तुमने खुद को ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुर्बान कर दिया। उसने तुम्हें अपनी ही पीपल को बट्रे करने की शर्तें रखी होंगी, है ना? फ्लैश की बात अंदाजे पर थी, लेकिन रोनन ने उसे झुठलाया नहीं। वो सुनना चाहता था कि फ्लैश आगे क्या कहेगा। रोनन, आज तुम में और पहले वाले मुझ में क्या फर्क है? हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के टूल्स हैं, दूसरों के इशारों पर चलने वाले गुलाम। हमारी जिंदगी किसी और के हाथ में है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? फ्लैश की बात पूरी होते ही रोनन अचानक हरकत में आया। उसने फ्लैश का गला पकड़ लिया। इस हालत में फ्लैश रोनन का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने जितना भी तड़पा, सब बेकार गया। रोनन फ्लैश के चेहरे के बदलते रंग को देखता रहा, लाल से सफेद। फ्लैश की सांसें भारी होने लगीं। जैसे ही वो दम घुटने की कगार पर पहुंचा, रोनन ने उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई कचरा फेंक दिया हो। फ्लैश हांफता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। वो पानी से बाहर फेंकी गई मछली की तरह सांस लेने के लिए तड़प रहा था। रोनन खड़ा हुआ और ठंडेपन से अपना पैर फ्लैश के चेहरे पर रख दिया। आखिरी और सबसे बड़ा अपमान। फ्लैश, मैं इसे यहाँ तक नहीं ले जाना चाहता था। तुमने मुझे मजबूर किया। आज जो कुछ भी हुआ, सब तुम्हारी वजह से है। अगर शुरू में ही तुम रिसर्च डेटा लेकर मुझे जाने देते, प्रोफेसर वॉना को बीच में न घसीटते, तो ये अंजाम नहीं होता। याद रखना, तुम मुझ पर कर्जदार हो। रोनन ने बेरहमी से फ्लैश को लात मारी, जिससे वो जमीन पर खून खांसने लगा। फिर वो ठंडे चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जमीन पर पड़े फ्लैश ने रोनन की जाती हुई परछाई को देखा और मन ही मन एक लंबी सांस ली। रोनन की बातें सुनकर अब उसके दिल में नफरत भी नहीं बची थी। वो जानता था उसके पास कोई हक नहीं था। देर रात, ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी, हल्की सी सरसराहट पैदा करते हुए। ऑड्री के अपार्टमेंट से निकलकर कैथरीन सीधे अपने घर की तरफ चली गई। उसने ब्रैंडन को इन्फॉर्म नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि वो सो चुका है या नहीं। अपार्टमेंट के नीचे खड़े होकर खिड़की से आती गर्म रोशनी को देखते हुए कैथरीन हल्के से मुस्कुरा दी। कैथरीन धीरे धीरे ऊपर चढ़ी और फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला। अचानक हुई इस हलचल से ब्रैंडन की तंद्रा टूटी, जो खिड़की के पास खड़ा खोया हुआ था। ब्रैंडन ने पलटकर देखा। उसके ठंडे से आंखों में तुरंत मुस्कान आ गई। कैथरीन के अलावा इस वक्त और कोई दरवाजा नहीं खोल सकता था। तुमने मुझे पिक करने क्यों नहीं बुलाया? उसने पूछा। कैथरीन मुस्कुराई। ज्यादा दूर नहीं था, खुद ही आ गई। तुम अब तक सोए नहीं? ब्रैंडन आगे बढ़ा, उसकी कमर में बाहें डाल ली और गर्दन पर सिर टिका दिया। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती।
उसकी गहरी, भारी आवाज कैथरीन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा गई। उसे लगा ब्रैंडन दिन ब दिन ज्यादा फ्लर्टेशियस होता जा रहा है, बिना किसी रोक टोक के अपनी असली नेचर दिखाते हुए। ब्रैंडन ने उसका चेहरा उसकी नर्म गर्दन से रगड़ा। कैथरीन को गुदगुदी होने लगी। उसने उसे हल्के से धक्का दिया। गुड बॉय, मुझे आराम करना है। ब्रैंडन को उसके शरीर से शराब की हल्की खुशबू आई। उसने भौहें सिकोड़ी। ड्रिंकिंग, हाँ, ऑड्री के साथ थोड़ी सी, कैथरीन ने साफ कहा। शायद शराब के असर से ही अब उसे ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसे थका हुआ देखकर ब्रैंडन परेशान हो गया और बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा लिया। कैथरीन ने मजाक में उसके कंधे पर मारा। मैंने कहा था। वो पूरा भी नहीं बोल पाई थी कि ब्रैंडन ने काट दिया। मैं इतना बीस्ट नहीं हूँ। तुम्हें फ्रेश करवा कर बेड तक छोड़ूंगा। कैथरीन अब ब्रैंडन के साथ सोने की आदत डाल चुकी थी। उसे अच्छी नींद आए, इसके लिए ब्रैंडन हर रात सोने से पहले उसकी मसाज करता, जिससे उसका शरीर रिलैक्स हो जाए। इसी रूटीन की वजह से कैथरीन आधे घंटे के अंदर सो जाती थी। लगभग 10 मिनट में ही कैथरीन गहरी नींद में थी। ब्रैंडन ने उसके शांत चेहरे को देखा और बेहद नरमी से उसके माथे पर किस किया। बगल में रखा फोन फिर से बजा। ब्रैंडन ने तुरंत उसे साइलेंट कर दिया, ताकि कैथरीन डिस्टर्ब न हो। इतनी रात को आए इस डिस्टर्बेंस पर वो हल्का सा चिढ़ गया। फोन चेक करने पर उसने देखा एक अननोन नंबर से मैसेज था, और कंटेंट अजीब था। डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ डेविल इज लाइंग बिसाइड यू? ब्रैंडन के बगल में लेटी हुई इंसान कैथरीन ही थी। ये सोचकर उसने रिप्लाई किया, हु आर यू? तुरंत जवाब आया एक फोटो के साथ, जिसे साफ देखने के लिए जूम करना पड़ा। इमेज खुलते ही ब्रैंडन की आंखें शॉक से फैल गईं। फोटो में खून से लथपथ एक छोटी लड़की हथियार पकड़े खड़ी थी, वो कैथरीन थी। उसके चारों तरफ खून में डूबे लोग पड़े थे, और सामने उसी उम्र का एक लड़का भी खून से सना जमीन पर बेबस पड़ा था। फोटो में कैथरीन की आंखें किसी शिकारी जानवर जैसी लग रही थीं, ठंडी, डरावनी। वो मुश्किल से 10 साल की लग रही थी। इतनी छोटी उम्र में किसी लड़की की आंखों में ऐसा मर्डरस साया होना यकीन से बाहर था। ये खौफनाक मंजर ब्रैंडन को अंदर तक हिला गया। उसके दिल में कैथरीन के लिए गहरी चिंता उमड़ आई। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी उम्र में उसे किन हालात से गुजरना पड़ा होगा, जो उसकी आंखों में ऐसा अंधेरा बस गया। काश वो उससे थोड़ा पहले मिला होता, तो शायद कैथरीन को इतनी कम उम्र में ये सब झेलना ना पड़ता।